हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मल फिजिक्स सीरीज़। और हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करते हुए उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। और क्लासिकल बेसिस पे अब जो करस्पॉन्डिंग लॉ है जिसे हम रेले जीन्स लॉ कहते हैं वो ऑलमोस्ट हमारा डिराइव हो चुका है। ये ब्लैक बॉडी कोई कैविटी, कोई ज़रूरी नहीं है कैविटी आपकी स्फेरिकल शेप की हो, किसी भी शेप की कैविटी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर आपने एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया 1 × 1 × 1 का क्यूब से फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर अगर लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है, अगर उसके द्वारा कैरिड एनर्जी इतनी है, यू लैम्डा नहीं है एनर्जी, यू लैम्डा एनर्जी की डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, उसको डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यू लैम्डा डी लैम्डा वो, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक के रेंज का जो रेडिएशन है उसके पास इस बॉक्स के अंदर इतनी एनर्जी है यू न्यू डी न्यू। तो इसको हम कंप्यूट करना चाह रहे थे, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ओके, और लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि यू न्यू डी न्यू जो है मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही कैलकुलेशन करूँगा, बाद में हमको कन्वर्ट करना होगा, वो इजीली कर सकते हैं। ये जो है नंबर ऑफ मोड्स, मैं शायद लास्ट लेक्चर में मैं इसको डेंसिटी ऑफ मोड्स कह रहा था। डेंसिटी ऑफ मोड्स केवल ये है, रो न्यू है डेंसिटी ऑफ मोड्स। जब इसे हम डीज न्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक के बीच कुल कितने रेडिएशन मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये वो नंबर है। ओके, डी एन, जिसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डी एन लिखा था, दिस इज द नंबर ऑफ मोड्स बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम दो सिस्टम में न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी के बीच कितने मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो इसी को क्वालिटेटिवली मैंने कहा था अमाउंट ऑफ रेडिएशन। इस बॉक्स के अंदर न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक के रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो कितना अमाउंट में वो रेडिएशन मौजूद है और उसमें से हर रेडिएशन कंपोनेंट की एनर्जी कितनी है। और एनर्जी हम यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है एवरेज, ये सिंबल एवरेज का है, ये जो दो इस तरह के वो हैं। और एनर्जी एनर्जी किसकी, न्यू फ्रीक्वेंसी के, लेकिन ऑसिलेटर की। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो कंटिन्यूसली न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो है वो न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स ही जो वॉल में मौजूद हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता रहता है, उनके साथ एनर्जी शेयर करता है, और दोनों की एवरेज एनर्जी बराबर होती है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द यूजिंग द एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन, हम एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम अब इवेलुएट करेंगे। तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन। ओके, यू न्यू डी न्यू का एक्सप्रेशन, ये 8π² डी न्यू ओवर सी क्यूब, ये ट्वाइस हमने किया था। जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, जो हमने 3 डायमेंशनल वेव्स के लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स निकाला था स्टैंडिंग वेव्स के लिए 4π² ओवर डी न्यू, उसको मैं एक ट्वाइस का फैक्टर लाए थे पोलराइजेशन के कारण, तो दिस। और अब मुझे केवल ये फैक्टर अगर मेरा इवैल्यूएट हो गया तो हमारा ये एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा, और वही हमारा कहलाएगा रेले जीन्स लॉ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हम बाद में जो रेले जीन्स लॉ जो कि एक क्लासिकल लॉ है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरह समझाने में असमर्थ रहता है, इट फेल्स बेसिकली। तो उसको हम करेक्ट करेंगे तो फिर हमारा बनेगा प्लैंक लॉ, और प्लैंक लॉ को आप क्वांटम आइडिया बोल सकते हैं। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये क्लासिकल कैलकुलेशन है, बाद में हमारी क्वांटम कैलकुलेशन आएगी। क्वांटम वर्जन में भी ये जो हम यू न्यू डी न्यू निकालेंगे, तरीका यही होगा, डेंसिटी ऑफ मोड्स को एवरेज एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इवन जो डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है वो चाहे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें या क्वांटम मैकेनिक्स में, ये एक्सप्रेशन सेम रहने वाला है। केवल फ़र्क जो पड़ेगा, क्लासिकल केस में ये इसकी वैल्यू अलग आएगी, क्वांटम केस में इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, चाहे आप क्लासिकल वर्जन में करें क्वांटम वर्जन में करें, यहाँ तक आपको सेम करना है। इसके बाद क्लासिकल केस में न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कुछ और निकलेगी, क्वांटम केस में प्लैंक के आइडिया के बाद जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो अलग निकलेगी। ओके, दिस, तो ये 8π² का फैक्टर ट्वाइस ऑफ दिस। तो अब हम केवल ऑसिलेटर्स की बात करेंगे। ऑसिलेटर्स जो वॉल में है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, 0 फ्रीक्वेंसी का भी है, 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 1000, इन प्रिंसिपल 0 से इन्फिनिटी हर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स मौजूद हैं, और केवल एक एक नहीं है, उनका कुछ नंबर है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द ऑसिलेटर्स इन द वॉल्स एट टेम्परेचर T आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो ऑसिलेटर्स की पॉपुलेशन है, कोई पर्टिकुलर ऑसिलेटर कितने हैं उस पूरे वॉल्स में, वो इस एक्सप्रेशन से गवर्न होता है, n इक्वल टू एन ई इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस ई अपॉन के टी, जिसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एन ई नंबर ऑफ, मैं सीधे ऑसिलेटर्स कह रहा हूँ, अब मैं पार्टिकल्स या सिस्टम्स ही नहीं यूज़ करूँगा, हम वॉल्स के ऑसिलेटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। तो इससे हमारा जो सिस्टम है वो ऑसिलेटर है, तो कितने ऑसिलेटर हैं एनर्जी ई के, वो ये नंबर है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी ई, ये नंबर है n0। n0 एक कांस्टेंट है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वैसे n0 है जीरो एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर्स हैं। ओके, कितने ऑसिलेटर्स अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं, जीरो को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, तो ग्राउंड स्टेट या जीरो एनर्जी वाले कितने हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे देखेंगे। ये n0 बस एक कांस्टेंट है, इसने लास्ट में कैंसिल आउट हो जाना है।
एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी, जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं माइनस ई अपॉन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी किस टेम्परेचर पे आपने सिस्टम को रखा हुआ है दिस। तो इसे सिंपली मैं पॉपुलेशन कहूँगा कई बार, द पॉपुलेशन ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी ई इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन। ओके, तो बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन हमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अब क्लासिकल केस में दो चीज़ें का ज़रा ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस है। एनर्जी कंटिन्यूस होने का मतलब ई हमारे किसी एक ऑसिलेटर की एनर्जी है। ओके, ऑसिलेटर्स की एनर्जी इन प्रिंसिपल जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ये कोई एक ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और जीरो और वन के बीच जितने रियल नंबर्स हैं, कोई भी 0.7 भी, 0.719 भी, और 2 भी, और 3 भी, और दिस, और ऐसे होते होते अप टू इन्फिनिटी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो ये आपको ऐसा समझना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसको और क्लियरली आपको ऐसा समझना चाहिए। एक छोटी सी एनर्जी विंडो है, आपकी बार विंडो एनर्जी में है, छोटी विंडो है एनर्जी में, ई से लेकर ई प्लस डी। तो इस रेंज में आपके पास कितने ऑसिलेटर्स हैं वो नंबर होगा एन ई इंटू डी ई। इस नंबर को अगर हम डी ई इस विंडो की विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा इस इंटरवल में कुल मिला के कितने हमारे ऑसिलेटर्स मौजूद हैं। ओके, दिस ई एनर्जी वाले इतने, तो डी ई विड्थ में एन ई गुणा गया डी ई। ओके, लेकिन पहली चीज़ एनर्जी कंटिन्यूस है। क्लासिकल केस में ये एम्फेसिस करना इसलिए ज़रूरी है, अभी ये शायद आपको बहुत रेलिवेंट ना लगे, पर जो हम दूसरी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, जब हम प्लैंक फार्मूला डिराइव करेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होंगी। ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं होगी। इस समय किसी एक ऑसिलेटर की एनर्जी किसी भी न्यू फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है ही नहीं, ऑसिलेटर किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, उसकी एनर्जी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। क्योंकि क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकली ऑसिलेटर की एनर्जी डिपेंड करती है केवल उसके एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, आपने छोटी क्लासेस में अपना पढ़ा है कि ऑसिलेटर की एनर्जी जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। तो अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड और बढ़ा दें तो और बढ़ेगी, और एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर सकता है, तो एनर्जी इन प्रिंसिपल जीरो से इन्फिनिटी तक। तो किसी भी आप कोई भी ऑसिलेटर लें, उसकी एनर्जी जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। जब हम क्वांटम केस में जाएंगे आपको ये चीज़ और क्लियर होगी ये क्या मतलब है। और दूसरा, एनर्जी का जो कोई रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है। किसी ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगेन ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर आपको तब होगा जब हम क्वांटम केस में जाएंगे। क्वांटम केस में ये दोनों जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी ई और ई प्लस डी के वाले रीजन में एवरेज एनर्जी ई वाले पार्टिकल्स की पॉपुलेशन आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ओके, दिस। और तो क्योंकि अब ऑसिलेटर की एनर्जी जो है उसका फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, उसकी भी एनर्जी जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और उसके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही एक्सप्रेशन गवर्न करेगा। और माना कोई दूसरा ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज है, उसकी भी एनर्जी जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, जीरो से इन्फिनिटी तक, और उसके लिए भी पर्टिकुलर एनर्जी ई की पॉपुलेशन इसी एक्सप्रेशन से गवर्न होगी। तो हम पर्टिकुलर एनर्जी ई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर केस में, ये केवल क्लासिकल केस में होगा, क्वांटम केस में नहीं होगा। जिस चीज़ को मैं अभी तक ये लिख रहा था, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अब मैं उसे सिंपली लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, आप न्यू लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट आप लास्ट में देखेंगे ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर न्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस तरह का ग्राफ हम अक्सर बनाते हैं जब हम ऑसिलेटर्स की बात करते हैं। बेसिकली ये जो ग्राफ है ये एक पैराबोला है। ये पैराबोला बेसिकली क्या बता रहा है, कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ और के तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इधर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं और इधर एक्स, तो वी और एक्स के बीच का रिलेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। ये पैराबोला बेसिकली हमारे पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। जब आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह से ऑसिलेट करता है, स्प्रिंग सिस्टम के साथ कोई चीज़ अटैच्ड है, ये उसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक्स चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े, स्प्रिंग चाहे स्ट्रेच हो चाहे कंप्रेस हो, स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आती है, और वो कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। ओके, मिनिमम वाले पॉइंट पे दिस इज। तो यूजुअली हम हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम की जब एनर्जी की बात करते हैं तो वो एनर्जीज इस पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है इसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं। आप इसको ना भी बनाएं, आप फिर भी एनर्जी दिखा सकते हैं। माना किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 3 यूनिट है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, अच्छा उसकी एनर्जी 3 यूनिट है, बट यूजुअली हम उसे इस ग्राफ में दिखाते हैं, ये तो
उसके रेस्पेक्ट में। तो अब जब हम कंटिन्यूस केस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए, माना ये कोई ऑसिलेटर है, किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी 1 हो, 10 हो, 100 हो, किसी भी ऑसिलेटर के लिए ये जनरल शेप ऐसी बनेगी। तो इसकी जो अलाउड एनर्जी है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल 3 यूनिट एनर्जी हो सकती है, उसकी एनर्जी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसको इस तरह सोचिए, मैंने एक लाइन 0 पे बनाई, एक लाइन 0.1 पे बनाई, एक लाइन 0.2 पे बनाई, 0.3। ये वीडियो यहाँ पे डार्क हो गया है तो मैं इसको वो करके स्टॉप करके इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ।